तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज ऑफ लर्नो हब। थोड़ा स्लो हो गया ना, पता है मुझे। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज एकदम फटाफट से रिवाइज। और आई होप आप सभी ने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो जो हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने बनाया वो तो जरूर देखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम रॉक सॉलिड कर लिए होंगे। नहीं देखा है तो जाके देख लो, और इसके बाद आप बढ़िया तरीके से अर्पित सर ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करा के लिए इस चैप्टर के, वो भी जाके देख सकते हो। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट फॉर्मूलाज रिवाइज करते एंड लेट्स रॉक। चलो देखते पहला फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो काफी बेसिक सा फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अब इसमें याद रखने वाली बात इतनी है कि देखो एसआई यूनिट तो हमें पता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर हम लोग केमिस्ट्री में मोस्टली ग्राम पर सीएम क्यूब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग लैब में बहुत कम क्वांटिटी में केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके चलो, अब टेम्परेचर यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे। अगर हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को, या फिर वाइस वर्सा, या फिर डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहीट में करना है, या फिर वाइस वर्सा। ओके, तो हम लोग इन दो फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला तो है केल्विन इज इक्वल्स टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। दूसरा है डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू 32 प्लस 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब एकदम सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ इन फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए। देखो सिंपल सी बात है, आपको बस केल्विन और फ़ारेनहीट का जो स्केल है इसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और सिंपल है, 273.15 होता है केल्विन में और 32 डिग्री फ़ारेनहीट होता है डिग्री फ़ारेनहीट के स्केल में। तो बस इनका ही इस्तेमाल किया है। देखो फॉर्मूला में अगर केल्विन में टेम्परेचर चाहिए हमें तो 273.15 लेना है और डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है उसको ऐड कर देना है, सिंपल। ऐसे ही डिग्री फ़ारेनहीट में अगर हम लोग को टेम्परेचर चाहिए, हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, तो क्या करना है, इस 32 को लेना है और इसमें ऐड कर देना है किसको, 9/5 टाइम्स डिग्री सेल्सियस को। अब ये जो 9/5 टाइम्स है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 5/9 हो जाता है, इसका मतलब दिमाग में हमारे कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो 9/5 होता है 1.8, थोड़ा दिमाग लगाना है। अब 1.8 करीब होता है 2 के, तो हम लोग दिमाग में ये सोच के रखेंगे कि डिग्री फ़ारेनहीट के फॉर्मूला में हम लोग जो डिग्री सेल्सियस है वो 2 टाइम्स होगा, मतलब हम लोग डिग्री सेल्सियस को 2 टाइम्स लेंगे अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पर देखो केल्विन वाले फॉर्मूला में डिग्री सेल्सियस हम लोग 1 टाइम ही है सिर्फ, देखो ओके, सिर्फ डिग्री सेल्सियस है। तो ये ऐसे लॉजिक के आधार पर हम लोग याद रखेंगे कि देखो अब यहाँ पर 2 टाइम्स डिग्री सेल्सियस लेना है, तो 2 तो होता है क्लोज टू 1.8 से, और इसका मतलब 9/5 होगा, 5/9 नहीं हो सकता, राइट। तो बेसिक फॉर्मूलाज देख लिया। अब हम लोग चैप्टर के कोर फॉर्मूलाज पर जाते हैं। सबसे पहला है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स। जो है हम लोग को उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लेना है और उसको डिवाइड कर देना है उस अवागाड्रो नंबर से, सिंपल। जैसे कि क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास पूछा जाएगा इन ग्राम, तो जब ग्राम में पूछा है तभी ये फॉर्मूला यूज करना है और आंसर निकालना है, बस। एवरेज एटॉमिक मास पर जाते हैं, अगला वाला फॉर्मूला। अब ये तो चैप्टर में से दिया नहीं है, पर मैंने बनाया आपकी ईज के लिए। ये क्या है, देखो R1/100 इंटू A1 प्लस R2/100 इंटू A2 प्लस आगे ऐसी सिलसिला चलता रहेगा, जिनमें ये R1 R2 क्या है, रिलेटिव अबंडेंसेस है इन परसेंटेज, किसके, आइसोटोप्स के, उस एलिमेंट के जिसका हम लोग एवरेज एटॉमिक मास ढूंढ रहे हैं। ओके, A1 A2 क्या है, A1 A2 उन्हीं आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस है। ओके, अब क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको रिलेटिव अबंडेंसेस दिया होंगे, ओके, पर्टिकुलर आइसोटोप्स के, और उन्हीं आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस भी दिए होंगे, सिंपल सी चीज है। अब परसेंटेज में अगर दिया होगा तो आपको डिवाइड बाय 100 करना है, अगर परसेंटेज में नहीं दिया है तो आपको 100 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली R1 और A1 की वैल्यूज लो, इस फॉर्मूला में पुट करो। सिमिलरली R2 A2 की वैल्यूज, R3 A3 जो भी है उनके वैल्यूज पुट करो, ऐड करो, एवरेज एटॉमिक मास उस एलिमेंट का आपको मिल जाएगा। बढ़ते आगे मॉलिक्यूलर मास के फॉर्मूला की तरफ। तो ये है x1a प्लस x2b, ये ऐसा भी फॉर्मूला बनाया नहीं चैप्टर में, मैंने बस बना के दिया आपकी ईज के लिए। इसमें x1 x2 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में होंगे। a b क्या है, उन्हीं एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, सिंपल। अब मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं अमोनिया का, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अमोनिया देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स तो 1 है, एटॉमिक मास 14 है, देखो मैंने x1a ले लिया, फिर नंबर ऑफ एटम्स 3 है, एटॉमिक मास 1 है, x2b भी ले लिया। अब इनको ऐड कर देना है, बस खत्म। तो 14 प्लस 3 17 होता है, तो 17
यू, यूनिट इंपॉर्टेंट है, हम लोग फॉर्मूला के साथ साथ यूनिट भी देखेंगे, यू मतलब यूनिफाइड मास। ओके, सिमिलरली फॉर्मूला मास सेम एकदम डिट्टो फॉर्मूला है। ओके, बस फर्क इतना ही है इसमें कि ये जो ए बी है, ओके, और ये x1 x2 है इस फॉर्मूला में, ये होंगे नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के, पर ये जो एलिमेंट्स है ये फॉर्मूला यूनिट में है। ओके, मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करते। और ये जो ए बी है ये भी एटॉमिक मासेस है उन्हीं अलग अलग एलिमेंट्स के, पर फॉर्मूला यूनिट्स में। तो ये जब कब अप्लाई होगा, ऐसे कंपाउंड्स के लिए जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट नहीं करते, जो फॉर्मूला यूनिट्स में एग्जिस्ट करते। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं केसीएल का। देखो केसीएल का एटॉमिक मास भी कैलकुलेट करके देखते हैं। ये होता है 39.1, पोटेशियम का नंबर ऑफ एटम्स तो 1 ही है, क्लोरीन का होगा 35.5, नंबर ऑफ एटम्स 1 है, दोनों को भी ऐड कर देंगे कुछ तो 74.6 यूनिफाइड मास आ जाएगा हमें। ओके, इसका भी सेम यूनिट यूनिफाइड मास होगा। चलो अगला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। ओके, अब मोलर मास जो है ये डिपेंड करता है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके फाइंड आउट करने। अगर एलिमेंट के फाइंड आउट करने हमें नंबर ऑफ मोल्स, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधा एटॉमिक मास लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, अगर हमें किसी कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने हैं जो मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे और मोलर मास में पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर हमें किसी कंपाउंड का, ऐसे कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं जो फॉर्मूला यूनिट्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला मास लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे और उसके नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लेंगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सिंपल है। देखो ये तो हम लोग खुद से ही ढूंढ रहे हैं, बस बचे ये दो चीजें, नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ सब्सटेंस। इनमें से कोई एक चीज गायब होगी, दूसरी चीज ढूंढनी होगी। तो अगला फॉर्मूला है मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इन कॉम्पाउंड। ओके, सिंपल सा है एकदम। क्या है, मास ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास कंपाउंड में कितना है उसको डिवाइड करना है कंपाउंड के मोलर मास से और मल्टीप्लाई कर देना है इनटू 100। अब उस एलिमेंट का मास कंपाउंड में कितना है कैसे ढूंढेंगे, सिंपल है, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लेंगे और जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है उस कंपाउंड में उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये। ओके, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज तो हमें मास परसेंट मिल जाएगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं एम्पायरिकल फॉर्मूला फैक्टर की तरफ। ये फॉर्मूला इतना ज्यादा यूज नहीं होता, ये सिर्फ उन फॉर्मूलाज में, उन क्वेश्चंस में यूज होगा जिनमें एम्पायरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना होगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, एम्पायरिकल फॉर्मूला फैक्टर इज इक्वल्स टू मोलर मास उस कंपाउंड का डिवाइडेड बाय एम्पायरिकल फॉर्मूला मास उस कंपाउंड का। ओके, तो मुझे पता है थोड़ा दिमाग के ऊपर जाएगा, तो हम लोग एक क्विक सा एकदम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है इस कंपाउंड का एम्पायरिकल फॉर्मूला, हमें ये भी दिया है मोलर मास उस कंपाउंड का, क्योंकि हम ढूंढ नहीं सकते ना मोलर मास, एम्पायरिकल फॉर्मूला ही दिया है सिर्फ, और हमें ढूंढना है एक्स। यहाँ पर ये जो एम्पायरिकल फॉर्मूला फैक्टर ये ढूंढना है। क्या करेंगे, सिंपल सा चीज है, मोलर मास तो दिया हुआ है, एम्पायरिकल फॉर्मूला मास ढूंढना है। अब बस ये समझ में आना चाहिए कैसे ढूंढना है, सिंपल है, मॉलिक्यूलर मास जैसे ही ढूंढना है। यहाँ पर जितना सिर्फ फैक्टर के साथ जो भी जुड़ा हुआ है नंबर उसको मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है। ओके, एटॉमिक मासेस से। तो यहाँ पर कार्बन तो 12 है, फैक्टर के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है तो 1 ही है। हाइड्रोजन तो 1 होता है पर फैक्टर के साथ 2 जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 35.5 क्लोरीन, फैक्टर तो कुछ नहीं है, फैक्टर के साथ कुछ भी नहीं, 1। इनको सब को हम लोग ऐड कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 49.5 कुछ आ जाएगा। अब इसको हम लोग अगर इस एम्पायरिकल फॉर्मूला मास में सब्स्टिट्यूट कर देंगे 49.5 और ऊपर हमारा 98.96 है। ओके, मोलर मास जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो रफली कुछ 2 के आसपास आ जाएगा। तो हमारा एम्पायरिकल फॉर्मूला फैक्टर हमें ऐसा ढूंढना है। ओके, चलो अब कुछ फॉर्मूला देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड वाला। सबसे पहला है मास परसेंट वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट। ओके, मास परसेंट और वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट, वो क्या है, अगर हमें किसी भी सोल्यूट का मास परसेंट ढूंढना है तो उस सोल्यूट का मास लो और उसको डिवाइड कर दो वो जो सोल्यूट जिस सोल्यूशन में है उसके मास से और मल्टीप्लाई कर दो इनटू 100, सिंपल है। अब देखो जैसे कॉन्सेंट्रेशन वाला भी मैंने लिया है इन पीपीएम। ओके, ये वाला फॉर्मूला जो क्या कहता है, सेम टू सेम है, इसीलिए मैंने लिया है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है इन पीपीएम ऑफ अ सोल्यूट तो हम लोग क्या करेंगे, उस सोल्यूट का मास लेंगे जो सोल्यूट जिस सोल्यूशन में है, ओके, उस सोल्यूशन का मास लेंगे और यहाँ पर हम लोग इंटू 100 कर रहे थे, इस फॉर्मूला में पीपीएम वाले फॉर्मूला में हम लोग करेंगे इंटू 10⁶, तो हमें मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम ऑफ सोल्यूट। चलो अब अगला फॉर्मूला देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट का। अगर हमें किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ढूंढना है तो हम लोग क्या करना है, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को लेना है और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से, सिंपल। अब इसको हम लोग अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम लोग सपोज समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन बना हुआ है दो कंपोनेंट से ए एंड बी। अगर ये ए जो है इसके नंबर ऑफ मोल्स हम लोग Na से डिनोट कर रहे हैं, बी जो है इनके नंबर ऑफ मोल्स हम लोग Nb से डिनोट कर रहे हैं, ए का हम लोग मोल फ्रैक्शन Xa से डिनोट कर रहे हैं, बी का मोल फ्रैक्शन Xb से डिनोट कर रहे हैं। अब इन सारे डिनोशंस को हम लोग अगर यूज करेंगे और इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे तो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा, सिंपल फॉर्मूला, जहां पर देखो कंपोनेंट
हमारा ए है उसका मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो होता है एडिशन होगा ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स का, देखो एडिशन है। अब ऐसे ही अगर हम लोग बी के मोल फ्रैक्शन को ढूंढना चाहे उसको भी हम लोग मैथमेटिकली कुछ ऐसा ही रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हम लोग ने ए को किया, सिंपल। अब एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है। अब एप्लीकेशन देखते हैं इन फॉर्मूलाज के। अगर आपको किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया होगा, आप फटाक से दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ढूंढ सकते हो इस फॉर्मूला को यूज करके, या फिर आपको दो में से कोई भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ओके, और आपको किसी भी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए सपोज, तो आप बचे हुए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ सकते हो, या फिर इन तीनों में से आपको कोई भी दो चीजें दी होंगी, आपको एक चीज आप ढूंढ सकते हो इन दोनों फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके। चलो अब आगे देखते हैं मोलारिटी वाला फॉर्मूला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ओके। तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिवाइड करेंगे हम लोग इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब और लीटर से, ओके। इसी को हम लोग ने दूसरा वर्जन है इसका, जिसमें हम लोग ने नंबर ऑफ मोल्स को बस स्प्लिट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर हम लोग ने लिखा है मास ऑफ सोल्यूट, ओके, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बाकी का फॉर्मूला एकदम डिट्टो सेम टू सेम। इस मास ऑफ सोल्यूट को हम लोग डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, ओके। चलो अब एक और फॉर्मूला है इस मोलारिटी से रिलेटेड, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन बनाना हो, ऐसे सोल्यूशन से जिसका हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन पता हो, ओके। अब एग्जांपल देखते हैं तो हमको फटाक से समझ में आ जाएगा। देखो अगर हमको 0.4 मोलर 1000 ml सोल्यूशन बनाना है फ्रॉम नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है 1 मोलर है, ओके, तो कैसे ढूंढेंगे? सिंपल, ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पर देखो m1 हम लोग अगर 0.4 को ले रहे हैं तो v1 हो जाएगा 1000 और m2 है हमारा 1 मोलर, ओके, इससे बना रहे हैं हम लोग, तो v2 फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब v2 हो जाएगा यहाँ पर कैलकुलेट करने पर 400 ml। अब क्या करेंगे हम लोग 1 मोलर 400 ml सोल्यूशन लेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे 1000 ml, तो हमें मिल जाएगा 0.4 मोलर 1000 ml सोल्यूशन। तो हम लोग सिर्फ V2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे थे। चलो अब देखते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला। अब थोड़ा ध्यान देना, मोलैरिटी अलग है, मोलैलिटी अलग है, हम तो पता ही है, एल का बस डिफरेंस है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं छोटा m से। सिंपल है, डिट्टो एकदम सेम फॉर्मूला है, बस अलग क्या है इसमें देखो, बताता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेना है, अब अलग ये है कि मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है। वहां पर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब ले रहे थे, यहाँ पर हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे इन केजी। तो इसके साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, और आई होप आपके फॉर्मूलाज एकदम फटाफट रिवाइज हो गए होंगे और आपको बहुत मजा भी आया होगा, राइट। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।